गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लूसेंट की मॉडर्न हिस्ट्री, जो सीरीज हमारी चलाई जा रही है। उसमें टॉपिक है आज का क्रिप्स प्रस्ताव। और यहाँ से हम शुरू करेंगे अपने 10 से 12 मिनट के जो सेक्शन में। यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके वनडे एग्जाम जैसे सीटेट, ऑल टीचिंग एग्जाम, सीटेट सोशल साइंस, यूपीटेट सोशल साइंस, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस, जहाँ पे 50% 70% तक क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और जो लोग जो है कि अभी नए आए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे चैनल पे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस के लिए अगर आप लोग ऑप्शनल पेपर पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन रखते हैं तो हैंड रिटन नोट्स, मॉडल आंसर और प्रैक्टिस पेपर जो है कि बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको बेस्ट आंसर लिखना है और बेस्ट कंटेंट के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं, आइए अपनी आज की क्लास को। तो देखिए, क्रिप्स मिशन की बात हो रही थी, क्रिप्स प्रस्ताव की बात करेंगे जो सामान्यतः कब आया था आपको पता होना चाहिए, 1942 को। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल साहब थे। 11 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी। घोषणा हुई थी 11 मार्च 1942 को। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन में कौन सा राज्य दिया जाएगा? क्रिप्स प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा। और संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा गया था कि संविधान बनाने का आप प्रस्ताव रख सकते हैं कि संविधान बनाने के लिए जो सभा चाहिए, काउंसिल चाहिए, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग ने भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी मुस्लिम लीग जो है कि, तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। और यही जो लाइन है, राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का मतलब हो गया कि राज्यों के टुकड़े हो सकते थे, भारत विखंडित हो सकता था। इसी आधार पर कांग्रेस ने इसको नकार दिया। देखा जाए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था, केवल डोमिनियन स्टेट्स की बात करता था। साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को भारतीय सैनिकों की जरूरत थी, इसलिए बस वो केवल एक झूठी दिलासा दे रहे थे। पहले विश्व युद्ध में भी झूठी दिलासा दी थी, तो हम लोगों ने सेना प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिली। तो दूसरी जो दोबारा जो है कि विश्व युद्ध हो रहा था, फिर वही झूठी दिलासा, तो हम लोगों ने कोई सहायता नहीं दी। इवन कि गांधी जी ने भी इसको नकार दिया। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथि में चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि ऐसा बैंक है जो खुद डूब रहा है, यानी वर्ल्ड वार में खुद ब्रिटिश जो है कि हारने के कगार पे है और हमें जो है कि आज़ादी देने की बात करते हैं। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 1920 को ही जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, उसी दिन आपके तिलक जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, तिलक जी की डेथ हो गई थी और इसलिए तिलक दिवस मनाया जा रहा था उसी समय से। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। ये टैंक मतलब एक पार्क है, यानी एक क्षेत्र है जहाँ पे जो है कि इसका नाम रखा गया था और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। आपको बता दूं 1940 से 1945 तक, जब तक वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय तक 5 साल कांग्रेस की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद साहब ने ही की थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था कि या तो करो अर्थात संघर्ष करो अपनी आज़ादी के लिए, वरना इसी जो है कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहो और मर जाओ जो है कि। इसीलिए करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। वहीं 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल सुबह सुबह ऑपरेशन जीरो आवर में ही गांधी जी और कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि ये आंदोलन न भड़क सके। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, गांधी जी को गिरफ्तार करके किस महल में रखा गया? आगा खां महल में। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया था, क्योंकि गांधी जी अपनी पत्नी से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वहां रखा गया। कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई और जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में थे। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था।
इसके बाद 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू कर दिया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ और 6 मई 1944 को गांधी जी को फिर से स्वास्थ्य कारणों की वजह से जेल से रिहा कर दिया गया। गांधी जी उपवास पे चले जाते थे और स्वास्थ्य बिगड़ने लगता था, जिसकी वजह से उन्हें आज़ाद कर दिया जाता था। इसी समय 2-3 महत्वपूर्ण महिलाओं की भी भूमिका रही है, जैसे उषा मेहता। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हैं, यानी कि गुप्त रूप से रेडियो चलाती थी, यानी कांग्रेस की गतिविधि, आंदोलन की गतिविधि को बताती थी लोगों को। राम मनोहर लोहिया और BM खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए और भूमिगत रूप यानी अंडरग्राउंड रूप से आंदोलन चलाने लगे थे। विशेषकर मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लेता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का किन प्रमुख लोगों ने विरोध किया। तो मुस्लिम लीग ने विरोध किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ अंबेडकर ने भी इसका विरोध किया था। अगला पॉइंट है, इस आंदोलन के दौरान कई सामंत सरकार बनी थी, यानी कि समानांतर सरकार बनी थी। ब्रिटिश के साथ साथ और भी सरकारें बनी जो अपने आप को स्वतंत्र भारत की सरकार बताती है, जिसमें बलिया में बनी थी चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक में बनी थी जातीय सरकार और सतारा में बनी थी YV चौहान की सरकार। इन्होंने कहा कि हमारी स्वतंत्र सरकार है, हम अपनी प्रजा पे शासन करेंगे जो भारतीयों के लिए होगा, न कि कोई ब्रिटिश शासन होगा। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध शुरू हो गया कि भाई संविधान बनाने की जो बात कही गई थी क्रिप्स मिशन में, या हम किस तरीके से जो है कि अपनी प्रजा को, अपने क्षेत्र को अलग अलग करेंगे। तो ऐसे गतिरोध को दूर करने के लिए C राजगोपालाचारी 1944 में वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। इसी को पूछता है कि C राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या था या कब आया। तो C राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में आया, जिसमें संवैधानिक गतिरोध, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक गतिरोध दूर करना था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। ये ना तो कैबिनेट मिशन लेके आए थे, ना माउंटबेटन साहब लेके आए थे, कोई नहीं लेके आया था। इसको C राजगोपालाचारी के द्वारा शुरू किया गया था। इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, जो ब्रिटिश सैनिक थे, लेकिन जापान में जब फूजीवारा से वो मिलते हैं तो वहाँ पे वो ब्रिटिश अपनी सैनिक की वर्दी छोड़ देते हैं, ब्रिटिश सेना को छोड़ देते हैं और भारतीयों को आज़ाद कराने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा, लेकिन गठन किया गया था इन्हीं के द्वारा। वहीं अगला पॉइंट है, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए 1941 में जर्मनी पहुंचे थे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन भी किया, जहां वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। प्रश्न उठता है कि जर्मनी भी तो यूरोप में था, फिर वो ब्रिटिश के साथ था या किसके साथ था, और क्यों वो जो है कि सहायता कर रहा था सुभाष चंद्र बोस की। तो आपको सीधा समझना होगा कि सुभाष चंद्र बोस की जो सहायता कर रहा था, क्योंकि जर्मनी ब्रिटिश से जो है कि विरोध में था और जर्मनी भी चाहता था कि ब्रिटिश हार जाए, इसलिए उसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस की सहायता की। वहीं 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय जो युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का एक दल गठित किया, जिसको द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। मैंने आपको बताया था 1939 में जब उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और साथ ही साथ फ्री इंडियन लीजन बनाया था। तो ये फ्री इंडियन लीजन का मतलब होता है जो ऐसे युद्धबंदी जिनको उत्तरी अफ्रीका से पकड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उनको मुक्त करा के अपनी सेना में शामिल किया था इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका समर्थन जर्मनी और जापान ने भी किया था। आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे आप देखेंगे, जब कोई देश स्वतंत्र होता है तो विश्व में उसका समर्थन करने वाले भी कुछ देश होने चाहिए, तभी वो देश अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर पाता है। तो उसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी की जो सरकार थी उसका समर्थन जर्मनी और जापान दोनों ने ही किया था। तो पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कब गठित की थी अस्थायी सरकार, तो 21 अक्टूबर 1943। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। अब ध्यान देना है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बल्कि कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, बस ही इसके सर्वोच्च सेनापति बनाए गए थे। यहीं पे आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम थे, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। महिलाओं में एक ब्रिगेड का नाम रखा गया था लक्ष्मीबाई
रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने पहली वीडियो में या दूसरी वीडियो में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा था दूसरी वीडियो में, तो बताया था कि एक और शासन हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, जिसके झंडे पर शेर का चिन्ह था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे दूसरे लेक्चर को देख सकते हैं, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया है, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा इनके नामों को फिर परिवर्तित किया गया है और आपको बताना है कि स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप का क्या नाम रखा गया है। आपको ऑप्शन दे दूं तो एक का बोस द्वीप होगा, नील द्वीप होगा, इस तरीके से आपको सुभाष द्वीप, ये आपको बताना है कमेंट में कि स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप का क्या नाम रखा गया है। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। ठीक है। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि क्या सुभाष चंद्र बोस वाकई उसमें मर गए थे, क्योंकि उनकी कोई डेड बॉडी इस तरीके की चीज़ें नहीं प्राप्त हुई, जिसकी वजह से कई बार ये भी सुनने में आता है कि सुभाष चंद्र बोस अभी जिंदा थे, वो साधु के रूप में या बूढ़े के रूप में रहे हैं, भारत में वो दिखे हैं, लेकिन क्या सत्य है इस पर हम बात नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। और आपको बताना है कि 23 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा और पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा किस नाम से मनाया जाता है, बताइए। अभी करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, पिछले ही वर्ष जो है कि घोषणा की गई है भारत सरकार और पश्चिम बंगाल के द्वारा। एक तो देश नायक दिवस भी कहा जाता है पश्चिम बंगाल के द्वारा, और भारत सरकार के द्वारा क्या कहा गया है, इस दिवस को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला पॉइंट है, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का जब आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया, तो वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी थी, नवंबर 1945। और इनके लिए कौन कौन से वकील आए थे, तो अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और KN काटजू ने जो है कि पैरवी की थी। कहा जाता है इस केस को लड़ने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 25 साल पहले जो वकालत छोड़ दी थी वो दोबारा शुरू की और अपना कोट दोबारा पहना। 25 साल बाद जवाहरलाल नेहरू वकालत के रूप में उतरे और इनको बचाने के लिए उतरे थे। आगे लिखा हुआ है कि कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र फैल गई और इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। उनकी प्रमुख मांग थी भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। तो ये जो घटना हुई थी 20 फरवरी 1946 को हुई थी। इसके बाद एक प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है, या यूँ कहें कि सिक्वेंस लगाने को कह दिया जाता है कि कौन सा पहले घटना घटित हुई थी। तो शाही नौसेना का विद्रोह भी प्रश्न में आता है। शाही नौसेना का विद्रोह, जिसे रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की नाम भी दिया जाता है, जिसमें 18 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई और जो इसमें जहाज़ था उसका नाम था HMIS तलवार। तो तलवार के नाम से जाना जाता है। शाही नौसेना का विद्रोह या तलवार विद्रोह या रॉयल इंडियन नेवी, ये 3 नामों से जाना जाता है। 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था। इसमें 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी थी कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, भोजन अच्छा नहीं दिया जाता है। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी थी और कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। जब हमारे प्रमुख नेताओं को जब ये पता चला, स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, कि अंग्रेज इनका बहुत क्रूरता के साथ दमन कर रही है, तो उन्होंने अपने नेतृत्व में इन हड़ताल करने वाले कर्मियों को समझाया ताकि दमन से वो बच सकें। और नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि जैसे नारे भी लगाए गए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे। एक कांग्रेस का तिरंगा चलता था, एक लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। यानी देख सकते हो कि ये विद्रोह एकजुटता का एक प्रमाण था कि कांग्रेस भी लगी हुई है, लीग भी लगे हैं, मुस्लिम लीग वाले और कम्युनिस्ट पार्टी, तीनों ही चाहते थे कि ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जाए। सरदार
सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? एडमिरल गोल्फरेड थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि 18 फरवरी 1946 को रॉयल नेवी सेना विद्रोह, या यूँ कहें कि तलवार विद्रोह, कई नामों से इसको जाना जाता है। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं, कैबिनेट मिशन। तो जरा कैबिनेट मिशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या था कैबिनेट मिशन, इसने क्या क्या हमें पॉइंट दिए। आगे हम देख लेते हैं। वीडियो लंबी करने से बेहतर है कि हम लोग यहीं तक रोकते हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास में कैबिनेट मिशन से पढ़ना शुरू करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।